नमस्कार, द वायर के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बसपा नेता सुरेंद्र भदौरिया जी हैं। बसपा नेता मायावती अक्सर ये आरोप लगाती हैं कि मीडिया जानबूझकर उनके साथ भेदभाव करता है। द वायर ने इसकी पड़ताल करते हुए एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की। तो क्या भदौरिया जी, आपको सच में लगता है कि बसपा के नेताओं के साथ या बसपा के चुनावी कवरेज के साथ भेदभाव करता है मीडिया? देखिए, इसकी जो हमारे बारे में एक दृष्टिकोण रहा है ये, और हमारा उनके बारे में जो नज़रिया रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हम अगर पुराने समय से भी देखें, मान्यवर काशीराम जी को बहुत इस तरह के सामना करना पड़ा कि हमारे प्रति जो हम बोलते थे उसका प्रस्तुतिकरण गलत तरीके से किया जाता था, तोड़ मरोड़ के किया जाता था, और उसके पीछे उनके पूर्वाग्रह थे। हमारे जो सामाजिक आंदोलन के लोग हैं, जो इस देश में एक समतामूलक समाज चाहते हैं आज़ादी और लोकतंत्र के साथ, उनकी भागीदारी मीडिया में बहुत कम है। वो लोग इसके अंदर कम हिस्सेदार हैं। तो और फिर पुराने समय से लेके अभी हाल में सोशल मीडिया अभी की चीज़ है, पर ये नियंत्रित रहे हैं कॉरपोरेट हाउसेस से। चाहे वो, अब मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, जितने भी बड़े अखबार हैं, और उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, कुछ दो तीन घरानों के अब धीरे धीरे उनकी जिस तरह से ताकत बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया केवल एकमात्र ऐसा औजार हथियार है जो साधारण नागरिकों का हथियार औजार है, पर इसमें भी जिस तरह से कुछ फाशीवादी मानसिकता के लोग ट्रोलिंग करते हैं, जिस तरह की गाली गलौज करते हैं, और कोई जिसको कहा जाए सार्थक बहस में नहीं आना चाहते हैं, उन बातों को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोगों की कुछ अपनी राय है मीडिया के बारे में। पर हम ये भी मानते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है, इसकी आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। किसी भी देश और समाज के लिए उनकी आज़ादी बरकरार रहते हुए उसकी तरक्की के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए बहन मायावती जी तमाम हम लोगों पर ये मीडिया की समीक्षाएं, अभी देखिए इस चुनाव में ही देख लीजिए हम लोगों को कितना स्थान मिल रहा है न अखबारों में न टेलीविज़न। अच्छा, जब हम ये पड़ताल कर रहे थे कि क्या बसपा को मीडिया में जगह मिलती है कि नहीं, तो लखनऊ से लेके बाकी सारे ज़िलों में जो पत्रकार काम कर रहे थे उनका ये कहना था कि बसपा का नेता हमसे मिलता ही नहीं है, हमें बाइट ही नहीं देता है, हमें उनके पीछे चक्कर लगाते हैं, हमें कोई खबर नहीं मिलती है। उनके यहाँ सारी खबरें सेंट्रलाइज्ड हैं, एक जगह से आपको प्रेस रिलीज़ मिल जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बसपा नेता मायावती जी आज तक उन्होंने किसी अखबार को ना किसी चैनल को इंटरव्यू ही नहीं दिया। क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? क्या बसपा जानबूझ के मीडिया से भागती है? देखिए, अगर आप इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहन मायावती जी संसद में भी और संसद से जब बाहर निकलती हैं उस समय पूरा मीडिया सामने रहता है। उनके प्रश्नों का जो प्रश्न कितने भी टेढ़े मेढ़े प्रश्न हैं उनका हमेशा उत्तर देती हैं। एक दूसरा, आपने इस चुनाव के दौरान भी देखा होगा, समय समय पर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया है। पर जिम्मेदारी इतनी बड़ी है क्योंकि उनको तो चुनाव की सभा भी करनी है, सारी सभाएं भी करनी है, और उसमें पूरे प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएं हैं। वहाँ पर जाकर सभी कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को संबोधन करना कुछ 2-3-4 हफ्तों के अंदर एक बहुत बड़ा बीड़ा होता है। और बहन मायावती जी से ये आशा करना कि वो लगातार मीडिया के लिए उपलब्ध रहें, ऐसा संभव व्यवहारिक ढंग से नहीं होगा। पर ये ज़रूर है कि पार्टी के हमारे जैसे कार्यकर्ता, जैसे मैं एक पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, हम आपके बीच में अभी उपस्थित हैं, और आप जितने भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस करना चाहें आप कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और हम अपनी जितनी भी बुद्धि है, जितना भी हमारा काम है, उसके अनुसार हम उत्तर देंगे। भदौरिया जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक लाइव के दरमियान ही सवाल अपने भेज सकते हैं जो हम भदौरिया जी से पूछ सकते हैं। भदौरिया जी, मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया एक चीज़ और अक्सर भूल जाता है, वो होता है कि मीडिया पक्ष की तो चर्चा करता है पर अक्सर विपक्ष की चर्चा करना भूल जाता है। लोकतंत्र में पक्ष की जितनी भूमिका है उतनी भूमिका विपक्ष की भी होती है। तो 5 साल विपक्ष के रूप में बसपा उत्तर प्रदेश में कैसे रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर अब ये 2017 का चुनाव हो रहा है,
इसकी हमें पूरे इन पिछले 5 वर्षों की उत्तर प्रदेश की समीक्षा करनी होगी, क्योंकि इस समय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन 5 वर्षों के अंदर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जनसाधारण के अंदर जो प्रश्न हैं, जो उनको झकझोरते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत रही। अब मुझे दोहराने की ज़रूरत। सर, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। सरकार के काम की समीक्षा सारे मीडिया संस्थान कर चुके हैं। विपक्ष के रूप में बसपा की भूमिका की समीक्षा अभी तक नहीं हुई है। विपक्ष के रूप में आप बसपा की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? सरकार ने तो खराब काम किया ही है। विपक्ष के रूप में क्या बसपा नाकाम रही है सरकार की बुराइयों को सब जनता के सामने लाने में? अगर हम नाकाम रहे होते तो हमारे काम को देख के ही आप काम हमने किया या नहीं किया, आप उस कसौटी में हमें कर सकते हैं। आप चाहे बीच में एक लोकसभा चुनाव आया था जहां पे आपकी काम की मतलब विपक्ष के रूप में आपकी भूमिका की कसौटी कसी गई थी, जहां पे आप मतलब आपको कोई भी सीट नहीं मिली भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल को, बसपा को। देखिए, मैं पहले का भी उत्तर दूंगा और इसका भी उत्तर दूंगा। तो हमने विधानसभाओं से लेकर संसद तक अपनी लोकतांत्रिक ढंग से, हम उन दलों में से नहीं हैं, हल्ला बोल वाले दलों में से, जो जाके रेल की पटरियों पर को उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, बसों को जलाने की कोशिश करते हैं। हम लोकतांत्रिक जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभाएं हों, हमने वहाँ पर असरदार भूमिका का निर्वाह किया है। और इस असरदार भूमिका का निर्वाह करते हुए हमने लोकतांत्रिक ढंग से जिलों में, मुख्यालयों में, तहसीलों में, गाँव में, देहातों में कार्यकर्ताओं की बैठकें की हैं, लोगों को समझाया है। जो किसानों के प्रश्न हैं, बेरोज़गारी के प्रश्न हैं, नौजवानों के, जो इस समय उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत परेशान कर रहे हैं, नौजवानों को और किसानों को, और फिर महिलाओं की सुरक्षा, इन सारे प्रश्नों पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा। और फिर हमने एक प्रश्न जो आपको संसद में भी देखने को मिला होगा, बहन मायावती जी ने जब भी दलितों का उत्पीड़न हुआ, चाहे वो रोहित वेमुला का प्रश्न रहा हो, या ऊना की घटना रही हो, या नजीब का प्रश्न रहा हो, या फिर अन्य कोई इस तरह के प्रश्न रहे हों, इन सभी प्रश्नों पर, मुजफ्फरनगर कांड से लेके इन सब प्रश्नों पर बहन मायावती जी बहुत ही सशक्त ढंग से अपनी बात को संसद में उठाती रही हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से बीजेपी के जो मंत्रियों से उनकी बहस हुई और बीजेपी के मंत्रियों के पास कोई उत्तर नहीं था, और न ही अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कोई उत्तर है। जिन प्रश्नों को हम उठाते रहे तो हम अपनी समीक्षा करते हैं, इसीलिए हम गए हैं जनता के बीच में। जनता हमें इस बार उत्तर देगी। और जैसे अखबार भी कह रहे हैं कि मायावती जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही हैं, ये देखिए आप इसमें आया है। और मैं ये कह दूं, इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में वो एक बड़ी आर्किटेक्ट हैं। जिस तरह से 2007 में उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने ये चुनाव जिताया, हम दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है। हम को पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। बहन मायावती जी 5वीं बार निस्संदेह मुख्यमंत्री बनेंगी। अच्छा, मेरी बातचीत हो रही थी, एक विश्लेषक हैं अभय कुमार दुबे जी, तो मैंने उनसे पूछा, विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र में मैं तलाशने की कोशिश कर रहा था, तो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है। विपक्ष ने अपनी भूमिका को सिर्फ इतना ही सीमित कर रख लिया है कि जब सत्ता पक्ष खराब काम करेगा तो जनता हमें वोट करेगी। देखिए, तो ऐसा मतलब जब मैं उत्तर प्रदेश में जब मैं ये सवाल तलाश रहा था कि बसपा की भूमिका तलाशी जाए, कैसी रही, कि अच्छी रही, बेहतर रही, खराब रही विपक्ष के रूप में, तो ज़्यादातर लोगों का कहना था कि 4 साल बसपा के नेता गायब थे, और लास्ट यार जब चुनाव आया तब वो कहीं कहीं नजर आए, किसी किसी मुद्दे पे सड़क पे दिखने लगे। तो 4 साल तक वो बसपा के नेता कहाँ थे जब आपके हिसाब से अखिलेश सरकार निरंकुश तरीके से शासन कर रही थी और भ्रष्ट तरीके से शासन कर रही थी? अगर इन 4 वर्षों में हम जनता के बीच में न रहे होते तो 2017 बतला देगा। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको लोग जिस तरह से मैंने शुरू में कहा, जब मुलायम सिंह जी विपक्ष में होते हैं तो उनका एक आंदोलन चलता है, हल्ला बोल का आंदोलन, जिसमें अखबार वाले को भी छोड़ा नहीं जाता है उस हल्ला बोल में, अगर उन्होंने उनके पक्ष में खबर ना छापी हो। या फिर आप बंगाल में भी देखते हो, घेराव और हल्ला बोल का आंदोलन चलता। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मूल 3 सिद्धांत थे, शिक्षित होइए,
संगठित होइए और लोकतांत्रिक ढंग से संघर्ष कीजिए। और उस संघर्ष का अर्थ ये होता है कि हमको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना नहीं है, तोड़फोड़ नहीं करना है। हमको जो माध्यम है, लोकतांत्रिक माध्यम है, कानूनी वैधिक ढंग से जो हम कर सकते हैं, वैधानिक ढंग से, उनको हम करते हैं और हम उसमें हमें पूरा संतोष है, जनता को हमारे प्रति संतोष है। अच्छा, असेंबली में, विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी 4 साल तक बसपा की तरफ से मोर्चा संभालते रहे। आखिरी साल उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने आरोप लगाए, जो अक्सर आरोप बसपा को छोड़ के जाने वाले नेता लगाते हैं, कि बसपा में पैसे लेकर टिकट बांटे जाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये आरोप केवल हमारे ऊपर नहीं लगा है, और पहले मैं अपने ऊपर जो आरोप हमारी पार्टी पर जो लोग लगा के गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य 20 वर्ष हमारे यहाँ विधायक रहे, कई बार ये MLA बने, मंत्री भी बने और विधानसभा में नेता भी रहे। जब इनके घर के सभी लोगों को टिकट नहीं मिला तो कहने लगे कि नहीं, हमसे पैसा मांगा जा रहा है। एक और सज्जन थे, वो गए कुछ वर्ष पहले, जब उनको टिकट नहीं मिला तो कहा हमसे पैसा मांगा जा रहा। ये अनर्गल आरोप वो लोग लगाते हैं जो बहन मायावती जी ने, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जो चुनाव में है, क्या उन्होंने अपनी बहन को या अपने जो परिवार के भाई हैं और अन्य लोग हैं, किसी को एक को भी टिकट दिया? अपने अलावा सार्वजनिक जीवन में उनको किसी का, और समाजवादी पार्टी का क्या हुआ? समाजवाद के नाम पर कुछ नहीं, केवल परिवारवाद है, समाजवाद नहीं है, परिवारवाद है। और मैं ये भी कह दूं कि न मोदी जी की पार्टी इसमें पीछे है, वो भी इसी तरह की पार्टी चला रहे हैं। तो हम पर ये आरोप अनर्गल हैं। और मैं बीजेपी के बारे में भी कह दूं, RK सिंह क्या कह के गए हैं, उनकी पार्टी के हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं, कहा बिहार में खुलेआम टिकट बेचे गए, गुंडों को टिकट दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग के शय पर जो ये प्रश्न उठाते हैं, पहले अपने अंदर तो झांक के देखें, उनके नेता उनके बारे में क्या कहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा क्या कहते हैं, यशवंत सिन्हा क्या कहते हैं, मुरली मनोहर जोशी वगैरह क्या कहते हैं। सर, हमारी एक दर्शक है नेहा दीक्षित, इनका सवाल है कि बसपा के सारे प्रत्याशी अमीर होते हैं, क्या BSP में आम आदमी के लिए भी जगह है? नहीं, मैं नेहा दीक्षित जी को जानता हूं और नेहा दीक्षित जी का जो ये प्रश्न है उसका मैं उत्तर इस तरह से देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हर वर्ग के लोग हैं और पार्टी के अंदर जो कार्य करते हैं, चाहे वो उसमें भेदभाव नहीं होता है, और पार्टी के कार्यकर्ता जो चाहते हैं, उनके मन में जो उम्मीदवार जगह बनाते हैं, बहन मायावती जी उनसे बातचीत कर उम्मीदवारों को तय करती हैं। इसीलिए हमारे कैंडिडेट्स और वर्कर्स के अंदर कोई दूरी नहीं रहती, एक दूसरे से मिले हुए, उनमें समरसता है, उनमें समन्वय है, उनमें एक दूसरे के प्रति आदर भाव है, प्रेम भाव है। और हम लोग पूरी ताकत से, बिना साधनों के भी हम इतना मेहनत परिश्रम करते हैं, भूखे रह के हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और उम्मीदवार भी उसी तरह से रहते हैं। एक और सवाल है सार्थक भारत का, बसपा अगर बहुमत में आती है तो क्या दलितों और पिछड़ों को उनके अनुपात में उनकी भूमिका प्रदान करेगी? देखिए, आप हाथ कंगन को आरसी क्या, हम लोगों को पढ़े लिखे को फारसी क्या कहावत है। हम ये कह दें कि हमने जो पहले शासन चलाए हैं, पिछले 4 बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं। आपने कहा अल्पसंख्यकों को और दलितों को, दलितों का कितना वहाँ पर उत्थान हुआ है, कितना सशक्तिकरण हुआ है। आप किसी दलित गांव में जाके पूछिए, वो बतलाएंगे कि हाँ, हमको पट्टे दिए गए। हमको जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने हम लोगों को एक सीमा तक, अगर हम उसमें हिस्सा ले सकते थे, हमको कुछ छोटे मोटे काम भी मिले, ठेके भी मिले। और इसी तरह से हम ये भी कहना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद सांप्रदायिक दंगा का नाम नहीं होता है। अखिलेश यादव और मोदी जी 2013 में सबसे शर्मनाक दंगा हुआ हिंदुस्तान का, मुजफ्फरनगर का, ये मुख्यमंत्री थे और वहाँ पर सैफई के अंदर महोत्सव देखते रहे। मोदी जी ने उसी पर अपनी रोटियां सेकीं, देश के लोगों को बांटने की कोशिश की। अमित शाह वहाँ पे गए और जिस तरह की भाषा, उनको सम्मानित किया गया। मतलब संगीत सोम और वालियान मंत्री भी बनाए गए, वो लोग जिनके खिलाफ पूरी जनता में मांग थी। और छोड़ दीजिए, BBC की भी रिपोर्ट है
कि दर्जनों महिलाओं का गैंग रेप हुआ, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। हम उनको न्याय भी दिलाएंगे और हम इन दोनों तबकों को साथ साथ में, महिलाओं का सम्मान और किसानों और नौजवानों को, सभी वर्ग के, क्योंकि हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, इनको भी विशेष अवसर मिलेगा, पर इनको भी ऐसा अवसर मिलेगा जिसमें सारा समाज के तबके विकसित हो सकें और एक बेहतर उत्तर प्रदेश बन सके। अच्छा, आपके 401 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें सिर्फ 21 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। आपके पार्टी के नेता महिला हैं, तो फिर इस 5% सिर्फ जो है मत महिलाओं को। देखिए, ऐसा है कि महिलाओं का हो चाहे अल्पसंख्यकों का हो, अभी उस देश के अंदर केवल हम ही ने नहीं, पूरे देश में 8-9% मेरे ख्याल से रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। आज़ादी के 70 वर्ष हो चुके हैं, तो ये प्रश्न सर, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को अलग अलग करिए। आपने 101 अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है, ऐसे ही कुछ आंकड़ा है, और 21 महिलाओं को दिया है, तो महिला और अल्पसंख्यक अलग अलग। निसंदेह हम महिलाओं को चाहते हैं आगे बढ़ें, बहन मायावती जी चाहती हैं आगे बढ़ें, उनके लिए अवसर होगा। और उसकी निचली इकाई में जैसे नौकरियां हैं, जैसे पंचायत अभी है, राजनीति में और महिलाएं सिर्फ नौकरी नहीं, इसमें भी मिलेगा, समय आने दीजिए। संसद में ये अभी बिल चल रहा है, अगर वो दलितों को और मुस्लिम महिलाओं को विशेष ध्यान रखते हुए कुछ करेंगे तो उनको क्यों नहीं दिया जाएगा। पर इसके लिए कानून नियम बनाने पड़ेंगे। सरकार तो कुछ करती नहीं है, ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी कर रही है, केवल इस बात पर वोट मांगती रहती है और करना धरना कुछ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी तो उल्टा उनका उत्पीड़न। बसपा का क्या मुख्य फोकस है इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में? जैसे अगर हम एक टॉपिक कोई पूछें तो जैसे आपने दिखाया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, तो क्या बसपा का इस बार भी फोकस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है? देखिए, हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का व्यापक अर्थ आप समझिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बिना इकोनॉमिक रीबिल्डिंग के नहीं होता है और सोशल रीबिल्डिंग के नहीं होता है। हमको इनका नवनिर्माण करना है और वो इस तरह से होगा, जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हम जिन विचारों को मानते हैं, जैसे बाबा साहब का, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले का, इनकी पृष्ठभूमि आप देखें तो इन लोगों ने दलितों को और इन लोगों को किन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। जब शिक्षा का अभियान चलाया सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने, तो वहाँ फातिमा शेख ने उनको जगह दी। बाबा साहब के महान आंदोलन को मुस्लिम्स ने जगह दी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में कानून व्यवस्था बहुत ख़राब रही है, वहाँ पर दंगे 400 से ज़्यादा हुए हैं, अखलाक की दादरी में लिंचिंग हुई है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नजीब जैसी और गुरमेहर जैसी घटनाएं घट रही हैं विद्यार्थी परिषद द्वारा। तो हमको उत्तर प्रदेश में इन सब लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करना है और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है। और विकास के बारे में मैं बहुत संक्षेप में बतला दूं, क्योंकि हमारे बारे में कहा जाता है कि खाली हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक तरक्की और विकास पर उससे कम ध्यान नहीं देते हैं। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थीं पिछली बार 2007 से 12 में, उत्तर प्रदेश का जीडीपी 9% था। ये गौरव ना मोदी जी को प्राप्त हुआ, ना अखिलेश यादव को प्राप्त है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस दौर में वो मुख्यमंत्री थीं उसके अंतिम दौर में ये मनमोहन सिंह जी को भी प्राप्त नहीं था। गन्ना किसानों के लिए जो 140 रुपया क्विंटल गन्ने का भाव था, बहन मायावती जी ने उसको 240 रुपया क्विंटल किया, दूना कर दिया। किसानों की आय, मतलब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ा दी उन्होंने। उससे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं और उनकी अन्य जीवन की घरेलू जो ज़रूरतें थीं वो सब पूरी हुई। इसलिए बहन जी विकास के मामले में, किसानों के मामले में, रोज़गार के मामले में नंबर 1 हैं, अव्वल हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है। अच्छा, 2007 में कहा जाता है कि मायावती ने दलित और ब्राह्मण गठजोड़ को बेहतर तरीके से समझा और बढ़िया, मतलब उस पर उनका परफॉर्मेंस रहा। इस बार दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि दलित और मुस्लिम ये इस देश के और विशेषकर उत्तर प्रदेश के ये सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप हैं। सबसे ज़्यादा इनका उत्पीड़न होता है, सबसे ज़्यादा इन पर जुल्म होता है। तभी ऊना की घटना घटती है और मुजफ्फरनगर की घटना घटती है।
तभी नजीब के साथ ये होता है और तभी रोहित वेमुला के साथ ये होता है। और इसलिए बहन मायावती जी ने कहा है कि अगर कोई नया देश बनना है तो क्या इन तबकों को, जो इस देश के 40-45% जनसंख्या रखने वाले लोग हैं, उनको काट के बन सकता है? आधी जनता को काट के कोई नया देश बन सकता है? और इसीलिए हमारा ये कहना है कि हम सर्व समाज की पार्टी हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी हैं, सबके लिए करेंगे, पर इन तबकों का जिनके साथ जुल्म और अन्याय ज़्यादा हुआ है इन 2,500-3 हज़ार वर्षों में, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर ये देश खड़ा है। महात्मा बुद्ध से पहले से लेके आज तक देखें, ये जितने बड़ी बड़ी महल और मीनार और सब कुछ देखते हैं आप, इन्हीं के कंधों पर खड़ा है ये देश। खेत खलियान इन्हीं के बल पर चलते हैं, इसलिए उनकी विशेष हम लोगों को ध्यान रखना होगा। सर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में मैंने सारे पार्टियों के बड़े नेताओं का भाषण सुना। अभी मायावती के भी मैंने 3-4-5 भाषण सुने जो चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। उसमें वो सारी बातें कर रही हैं कि दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मुसलमानों के ऊपर अन्याय हो रहा है, विकास की बात सबसे कम हो रही है। जब मैं किसी दूसरे पार्टी के नेता से मिलता हूं तो मैं उससे पूछता हूं कि आपके विकास का मॉडल क्या है। बहुजन समाज पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी नहीं करता जहां पे हम उसके मॉडल को समझ सकें। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बसपा के पास विकास का क्या मॉडल है? देखिए, हम घोषणा पत्र इसलिए नहीं जारी करते हैं क्योंकि घोषणा पत्र को जुमला बना दिया जाता है बाद में। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र किया, कहा किसानों को हम MSP 50% पैसा ऊपर देंगे। अरे भाई, उनको तो तुम लागत भी नहीं दे रहे हो। हाँ, आप देखिए, गेहूं हो, धान के अभी किसान है, गन्ना किसान का 3 साल से पैसा लंबित है। बहन मायावती जी, आप बोल रहे हैं कि प्रश्नों को एड्रेस नहीं करती हैं। किसानों को उन्होंने इस बार भी कहा है, सभी सभाओं में कहा है कि हम 1 लाख रुपए तक का कर्जा सभी किसानों का माफ़ करेंगे। मोदी जी की सरकार चल रही है, 1,26,000 करोड़ रुपया तो पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया। 1.5 करोड़ किसान कर्ज से डूबा हुआ है, उनका पैसा क्यों नहीं माफ़ करते मोदी जी? और मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, बुंदेलखंड से लेके बनारस और होते हुए आप गाज़ियाबाद मोदी नगर आ जाइए, कितने किसान हर वर्ष सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी नगर जो इस प्रदेश का सबसे समृद्ध इलाका है, वहाँ के भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी किसी कागज़ में लिख के नहीं दिखाते हैं, हम करके दिखाते हैं। हमने सर, आपका मॉडल क्या है? क्या मॉडल है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो हम एक ये मॉडल है हमारे पास? जैसे बीजेपी कहती है कि उसके पास एक गुजरात मॉडल है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्या मॉडल है वो? या सपा कहती है कि वो बड़ी चौड़ी लंबे सड़कें बनाएंगे, उसके जरिए वो विकास करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि जब शीला दीक्षित गई थी तो उनका कहना था कि हमारे पास दिल्ली का एक विकास मॉडल है, हमने दिल्ली को डेवलप किया है और हम इस मॉडल पे यूपी में काम करेंगे। तो बसपा का क्या मॉडल है विकास का? हमारा विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और ये जो यमुना एक्सप्रेसवे बना है, उन्होंने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, उस पर आज भी आप नहीं जा सकते हैं। आप आगरा से, पुल ही नहीं बने हुए अभी तक, कई पुल जो आप आगरा से आज भी सैफई नहीं जा सकते उनके गांव, सैफई से लखनऊ तो ज़रूर जा सकते हैं। मेट्रो का उन्होंने कहा कि हमने विकास किया, मेट्रो चल ही नहीं रही है। इस तरह का आप फिर सपा के ऊपर चले जा रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि बसपा के विकास का क्या मॉडल है? जैसे अगर कुछ आलोचकों ने पिछली बार कहा था कि बसपा का विकास मॉडल लखनऊ में जो अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियां लगाई गई हैं वो देख लीजिए, तो अभी क्या है बसपा का विकास मॉडल, अगर मैं जानना चाहूँ तो? देखिए, आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, उसका उत्तर मुझे देना पड़ रहा है। आप हमारी मूर्तियां जिसमें 600 से 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ, ये महात्मा बुद्ध से लेके अब तक वो तमाम महापुरुष जिसमें संत कबीरदास, संत रैदास, महात्मा बुद्ध और आते आते महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, हमने 2,500 वर्षों में 2 अगर मेमोरियल बना दिए। ये 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके बीजेपी सरकार 2 मूर्तियां लगा रही हैं, इसको ना मीडिया उठा रहा है और ना कोई देश में सवाल कर रहा है। हमारी 2 मेमोरियल्स का बहुत चुभ रही हैं लोगों को। मैं ये कहूँगा कि हमारा विकास का मॉडल है, हम किसानों को, और बहन मायावती जी ने कहा है कि हम पूर्ण रोज़गार देंगे इस बार। और मैं आपको ये बतला दूं, जो हमने पिछली बार कहा किसानों को हमने राहत दी, उन्होंने करके दिखाया। जो गन्ना मिल मालिक थे
उन्होंने कह दिया कि 1 हफ्ते में अगर उनके किसानों के पैसे को भुगतान नहीं किया गया तो उनके खिलाफ FIR होगी। तो चीनी मिल मालिक किसानों को ढूंढते तो भैया पैसा ले जाओ। और तो हमारा जो विकास का मॉडल है वो है जो समाज के गरीब तबके हैं उनको प्राथमिक तौर पर आगे बढ़ाना, उनकी बेहतरी के लिए उनको कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के जनता को ये चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उनको कानून व्यवस्था चाहिए, सांप्रदायिक सद्भाव चाहिए, रोज़गार चाहिए, किसानों को एक बेहतर जीवन चाहिए जिसमें वो आगे बढ़ सकें। तो वो हम पूरा कर रहे हैं। ये खाली अगर 25 पेज की एक किताब छाप दें जिसमें से एक भी बात ना पूरी करें, वो ज़्यादा सही है कि हम अपने 4 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए बहन मायावती जी ने दिखाया है कि अच्छा विकास कैसे हो सकता है। अच्छा, अनूप परिहार जी हैं हमारे दर्शक, उनका सवाल है बसपा में मायावती जी के अलावा और नए चेहरों को राष्ट्रीय राजनीति में क्यों नहीं लाया जाता है? बसपा में मायावती के अलावा और कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं है, क्या मायावती जी और किसी को बसपा का चेहरा नहीं बनने देती? आप कह रहे हैं कि मायावती जी नहीं बनने देती। बहन मायावती जी की इस पार्टी से 403 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में लड़े। और इस कैंपेन में हमारे एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट है जो किसी अखबार ने नहीं छापी है, और मेरे पास आज होती तो मैं आपको दिखा देता। वो भी हमने दी हुई है। स्टार प्रचारकों की 42 लोगों की लिस्ट है। क्या वो बात कर रहे हैं? हमने हर स्तर पर लोगों को ये ज़रूर है, पार्टी की एक सबसे बड़ी नेता है बहन मायावती जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और हमारे जो जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं वो केवल बहन जी ही नहीं है, उसमें हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, मान्यवर काशीराम जी हैं, उसमें महात्मा फुले भी हैं, उसमें सावित्रीबाई फुले भी हैं। हमारे पास इतना बड़े नाम है इस देश के कि हम पूरा एक संगठन है, एक विचार है, एक अभियान है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में अन्य पार्टियां तो पैसे खर्च करके अपना चला रहे हैं, हमारा तो स्वतः स्फूर्त चल रहा है। ये केवल हमारी पार्टी के लिए है और कोई पार्टी इसका दावा नहीं कर सकती है। एक और दर्शक है इंजीनियर अजय सिंह अम्बेडकर, उनका कहना है, उनका सवाल है 2017 में यूपी जीतने के बाद 2019 के लिए क्या राजनीति रहेगी? क्या कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार किया जा सकता है? देखिए 2017 हम जीतेंगे ऐसा इनके बात से ही नहीं लग रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का उत्साह है बहन मायावती जी के लिए और BSP के लिए, उससे ये स्पष्ट है। एक ये जो प्रश्न कर रहे हैं, हम जब अकेले जीत रहे हैं इस बार, तो हमें फिर 2019 में ये इस तरह का प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं? 2019 में इस तरह के प्रस्ताव का आज इसका कोई औचित्य नहीं है। 2019 के बारे में नहीं, 2017 के बारे में सभी लोगों को सोचना चाहिए। अब 2 चरण बाकी हैं। पूरी जनता को अपनी ताकत झोंककर बहुजन समाज पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाना चाहिए। अच्छा, जो हमारा पिछला सवाल था वो सार्थक भारत का था, नहीं कुमार गौरव सोनकर का था। इसके पहले नेहा दीक्षित जी का सवाल है। जो पिछला सवाल नेहा दीक्षित जी के नाम से पूछा गया था वो गलती से गौरव सोनकर जी का सवाल था। नेहा दीक्षित जी पूछ रही हैं, क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ जो है, जो बनाया जा रहा है बसपा द्वारा, ये ग्राउंड पे काम कर रहा है? निसंदेह कर रहा है। देखिए आप ये देखिए, मैं तो खुद बहुत सारे विधानसभाओं में पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करता रहा। मैं इटावा जनपद का आपको बतला दूं, और आप चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा, अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ काम ना कर रहा होता और इसके साथ साथ किसान और नौजवान हमारे साथ न खड़ा होता तो हम बहुमत में वहाँ सीटें ना जीत रहे होते। हम ये भी कहेंगे कि हम हो सकता है कम से कम नहीं तो 6 में से 5 सीट जीतें। इस तरह के परिणाम वहाँ पर आएंगे जो ओपिनियन पोल वालों को चौंका देंगे कि क्या हो रहा है ज़मीन पर। अच्छा, क्या इसी गठजोड़ को बनाए रखने की कवायद में मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया? देखिए ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये तमाम अपने नर्सरियों में फूल उगाती हैं। कोई राजा भैया को उगाता है, कोई अन्य नामों को, जैसे आप, ये सब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के फूल हैं जो इधर उधर जाते रहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में राजनीति से अपराधीकरण समाप्त हो। अखिलेश यादव, गायत्री प्रजापति जो BPL के थे आज दसियों हजार करोड़ के मालिक हैं। गैंग रेप जैसे दोष
सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन पर एफआईआर दर्ज की, गिरफ्तार, और उनके लिए बेशर्मी के साथ अखिलेश यादव कैंपेन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीएसपी के अंदर बहन मायावती जी जब भी मुख्यमंत्री बनी हैं, उन्होंने उनके पार्टी के हों या बाहर के लोग हों, उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की। उनमें से कुछ लोग तो आज तक 10 वर्ष हो गए, आज भी जेल में सड़ रहे हैं वो लोग, और जो उनके मंत्री थे वो भी जेल गए, और जिन्होंने जो विधायक थे वो भी जेल गए। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी मुख्तार अंसारी को पार्टी ज्वाइन देखिए, कराने की, ऐसा उनको, है, जबकि कल ही कोई परसों खबर आई स्वेच्छा थी कि से- अदालत ने उनको प्रचार करने की अनुमति नहीं दी है। कोई स्वेच्छा से पार्टी ज्वाइन करता है, चुनाव के अभियान में आता है और चुनाव लड़ भी सकता है, तो वो जब तक मामला सब जुडिस है और बाकी पार्टियों के लिए, और हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी इसके लिए। ये नहीं होगा कि विशेष नियम और कायदे तो हमारे लिए बनाए जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, और बाकी पार्टियों के लिए विशेष और नियम और कायदे तो मतलब उदार बसपा कारण दूसरे बनाए जाएंगे। अपराधियों को पार्टी में शामिल करने के मामले में बसपा दूसरी पार्टियों को फॉलो कर रही है? जी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम फॉलो नहीं करना चाहते। हम आगे चलकर चाहते हैं, इस सरकार से मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि वो ऐसा एक राउंड टेबल बुलाएं और उसमें चुनाव आयोग को भी उसमें शामिल करें, अन्य विपक्षी दलों को भी शामिल करें। अपराधीकरण का राजनीति से सफाया हो और कोई भी जघन्य अपराधी चुनाव न लड़ सके, ऐसी उनको कोशिश होनी चाहिए, कानून बनने चाहिए। उसमें फिर सब उसके अंदर आ जाएंगे, उस दायरे में सब आएंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ अलग नियम कायदे बनाए जाएं और बाकी पार्टियों के लिए अलग कायदे नियम बनाए जाएं। एक सवाल आ गया है, बीएसपी बाकी पार्टियों की तरह किसी स्टूडेंट यूनियन को सपोर्ट क्यों नहीं करती है? यह है अजय सिंह का सवाल है। ये हम पार्टी के जो हमारा संगठन और ढांचा है, आप देखिए हमारे कितने नौजवान लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक। दूसरा, ये हमारे पार्टी का ढांचागत जो है वो पुराने समय से जो बाबा साहब से प्रेरित था, और मान्यवर काशीराम जी ने जो मूल ढांचा बनाया है, मान्यवर काशीराम जी हमारे जो मूल ढांचा बना के गए हैं, उस पर हम ये भी कह दें, रोहित वेमुला का प्रश्न बहन मायावती जी ने यहाँ पर राज्यसभा में उठाया सशक्त ढंग से, और नजीब का हो चाहे वो अब गुरमेहर का हम उठा रहे हैं। देखिए ना क्या कर रही है बीजेपी के लोग, गुरमेहर के साथ उसको ट्रोल कर रहे हैं, उस पर क्या उस पर वो कह रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग नौजवानों को और छात्रों को एक विशेष आगे बढ़ाने वाला पार्टी हैं, और हम निस्संदेह उनको बढ़ाएंगे। हमें पूरा विश्वास है वो हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि दोनों ही लोगों ने निराश किया है। मोदी जी ने भी निराश किया और अखिलेश ने भी निराश किया है इन लोगों को। धन्यवाद सर। द वायर के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे बातचीत को यूट्यूब चैनल पे भी हमारे देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे।